हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट पेपर 2020 का सेट नंबर 1 324 XA को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया होगा। आई होप कि आप समाप्त हमने करा दिया है। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा और उस एक सेट को कंप्लीट करने से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, कोई सा फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। तो आगे के सभी सेट्स को अच्छे से करने के लिए आप लोग सबसे मेन है कि टोटल जो हमने फॉर्मूले कराए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक, जो भी रूल्स रेगुलेशंस कराए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें अगर नहीं किए हैं तो। बिकॉज आप देख रहे हैं सेट में कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है और कोई सा फॉर्मूला और रूल बीच में कहीं भी यूज हो सकता है। तो आप जो है सभी फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम आपका 2020 का ही सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कोड है 324 XB, ठीक है बच्चों, 324 XB। तो इन सेटों को अगर आप बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना तो आउट ऑफ एग्जाम नहीं जाने वाला है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी दोनों बुकों की एक साथ क्वेश्चन लगाने की। अभी तक आपने सिर्फ चैप्टर पढ़े थे तो चैप्टर की नॉलेज रहती थी, फिर अगले चैप्टर में पहुंच जाते थे तो पहले वाले को थोड़ा भूल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर पूरे दोनों बुकों को साथ लेके चल रहे हैं, दिमाग एकदम दोनों बुकों में चलने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपको दोनों बुकों के एक साथ याद होने चाहिए। ओके, चलो तो बच्चों अब आते हैं बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उन पर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आपका सपना आईडीएन बनना है? क्या आप भी 2022 में आईटी जेई देने वाले हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी कोटा की टॉप फैकल्टी के द्वारा लेकर आए स्टूडेंट 2 स्पेशल बैचेज जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जल्द ही, ठीक है ना। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है घर बैठकर कोटा की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का। यार यहाँ पर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना जितना आप कोटा जाकर इन्वेस्ट करोगे। वहाँ पर नया कितने लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोटा के ही एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी स्पेशल तरीके से। हर टाइप की आपको फैकल्टी मिलेगी, हर टाइप से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यार कोटा जाने का फ़ायदा क्या है जब आपको घर बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ से अनअकैडमी से पढ़कर भी आप आसानी से आईटी जेई क्रैक कर सकते हो। ना जाने कितने बच्चे यहाँ से आईटी जेई पहले से क्रैक किए हुए हैं। अमन धत्रवाल सर हैं और भी यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हैं स्टूडेंट जो आपको टीच करेंगे। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी से पढ़ो, आपको अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं ये स्पेशल देखो, मैंने भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड किए हैं, जो टीचर्स हैं उनके क्लासेस को देखा है, तब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यार गलत राह पर नहीं लेके जाऊँगा। जब आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे या फिर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस देख लोगे तो आप खुद कहोगे यस सर आपने सही बोला था, अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म शायद ही कोई होगा। तो बच्चे कौन से बैचेज है वो मैं आपको बता दूं। एक तो स्टार्ट हो रहा है आरंभ 2.2 जो कि जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। ये बैच स्टार्ट होगा बच्चा लोग 19 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट आगे मैं आपको और बता दूं, ये कोई मामूली एजुकेटर्स नहीं है, ये टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो स्टूडेंट, इन्होंने UGC नेट AIR 25 यूट्यूब चैनल भी है इनका, ठीक है। ये मेघा खंडेलवाल हैं, विनीत लुम्बा सर हैं, कपिल राणा सर हैं, नितिन सचान सर हैं, ठीक है। एक तो बच्चों लोग ये स्टार्ट होगा बैच। एक और स्टार्ट हो रहा है लेजेंड बैच 2.2। यहाँ पर आप बंसल क्लासेस का अगर आपने नाम सुना है तो बंसल क्लासेस के ही सारे के सारे एजुकेटर्स हैं। आरती बंसल हो गई, समीर बंसल सर हो गए, MAHK हैक सर हैं, शहनवाज फयाज सर हैं। और ये बैच बच्चा लोग स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। और एक चीज़ आप सभी को याद रखना बच्चा लोग, जब भी आप एनरोल करो, ठीक है ना, तो आप वहां पर हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी अगर यूज करोगे तो वहां पर बच्चों आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 10% डिस्काउंट बहुत बड़ी बात होती है। और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो लेजेंड बैच के लिए ये टॉप एजुकेटर्स हैं और पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये बंसल क्लासेस कोटा यहाँ पर देख रहे हो आप सभी, ये सभी के सभी बंसल क्लासेस कोटा के ही एजुकेटर्स हैं। तो आपको यार इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है जब आपको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है। और स्टूडेंट जब भी आप एनरोल करो, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो, जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बाद आपको 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है या फिर 6 महीने का लेना है, जैसे उस पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर एंटर इनवाइट कोड में अगर बच्चा लोग आप स्मार्ट स्टडी डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद ही मेरे अकॉर्डिंग कहीं आपको देखने को मिले। तो दूसरा सेट है आपका XB। इसमें बच्चों वही उसी तरीके से, ये भी एक तरीके से पेपर ही है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल वैसा ही। इसमें पहला वही है कि सभी खंड आपको हल करने हैं और पहले पार्ट में ऑप्शनल हैं बच्चों
जो है 6 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, यस 5 क्वेश्चन बच्चों ऑप्शनल है, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न और पहले ही चैप्टर से है बच्चों ये, ठीक है। इसमें कहा है कि पहले का है, मान लीजिए कि f सच दैट R fx इज इक्वल टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। f एकेकी आच्छादक है, f बहु एकक आच्छादक है, एक एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है बच्चों। ये हमें यहाँ पर बच्चों बताना है इसको, ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम बच्चों ऑप्शन में मैच करने वाले हैं कि क्या हमारा आंसर आने वाला है। ओके, चलिए तो हम जो है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ फंक्शन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर के रूल्स बताए याद ही होंगे जो बच्चों मैंने आपको कराए हैं। तो पहले प्रश्न में बच्चों ये बोल रहा है कि फंक्शन दे रखा है f सच दैट R, ठीक है, और fx इज जो फंक्शन है f सच दैट R और फंक्शन जो है वो है fx इज इक्वल टू x की पावर 4, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एकेकी है, आच्छादी नहीं है, आच्छादी है, एकेकी नहीं है, एकेकी आच्छादी दोनों हैं, या ना तो एकेकी और ना ही आच्छादी है, कुछ ऐसे करके। तो हम भाई एकेकी आच्छादी चेक कर लेते हैं, होगा तो जो भी आंसर होगा फिर उसको ऑप्शन में देख लेंगे। तो भाई एकेकी और आच्छादी चेक करने के रूल क्या थे मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर जब आपको पढ़ाया था। जब किसी भी फंक्शन को एकेकी या आच्छादी चेक करना है तो एकेकी यानी 1 चेक करने के लिए हम सबसे पहले करते थे कि हम x1 व x2 इस प्रकार मानते थे कि fx1 बराबर fx2 और fx1 बराबर fx2 से अगर हम x1 बराबर x2 ले आते थे तो फंक्शन हमारा एकेकी होता था। तो ये था कॉन्सेप्ट किसी भी फलन को एकेकी या 1 प्रूफ करने का, ठीक है। और एक एरो डायग्राम से भी हम लोग जो है इसको बता भी सकते थे, एरो डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे कि सर वो कैसे। तो एरो डायग्राम में कॉन्सेप्ट ये था कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर मैपिंग करना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। एक एलिमेंट एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करना, तो फिर वो बहु एकेकी हो जाता था, बहु एकी हो जाता था बच्चों। तो बहु एकेकी के लिए नहीं हमें यहाँ पे एकेकी की बात करनी है। तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जो है स्पेशली मैपिंग करना चाहिए। और आच्छादी के लिए बच्चों क्या था, आच्छादी के लिए कंडीशन ये थी कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर मैपिंग करना चाहिए। सेट बी का कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट, कोई भी छोड़ो, एक भी, कम से कम एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, वो जरूर सेट ए के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। तो हम उसको बोलते थे कि फलन आच्छादक है, ठीक है। तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। बस ध्यान से जैसे बता रहे हैं वैसे ही करते जाइए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एकेकी के लिए। एकेकी के लिए एकेकी चेक करते हैं है या नहीं भाई। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए fx1 बराबर है fx2 के, और यहाँ पर fx बराबर दे रखा है x की घात 4, ठीक है। तो fx1 और यहाँ पर है fx, तो x1 की जगह पर यहाँ पर x है, अगर हमें x की जगह पर x1 लगा दें तो ये x1 की पावर 4 हो जाएगा, यानी fx1 बराबर fx2। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 की पावर 4 बराबर x2 की पावर 4। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर पावर इवन आ जाती है, सम संख्या पावर आ जाती है, तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में निकलती है x2।
इट मीन्स दैट कि जो x1 की वैल्यू है वो x2 भी है प्लस के, और x1 की भी जो वैल्यू है वो माइनस के x2 भी है, ये दोनों वैल्यूज होती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हमसे कहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो R टू R है, यानी रियल से रियल है, ठीक है। तो अगर रियल नंबर में बच्चों नेगेटिव नंबर होते हैं, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव भी नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इसीलिए फिर हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिया। अगर यहाँ पर n टू n होता फंक्शन, नेचुरल से नेचुरल होता, तो फिर नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पर सिर्फ प्लस का x2 आता, ठीक है। लेकिन रियल टू रियल है फंक्शन, और रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर पाए जाते हैं, इसलिए हमने एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिया। कब? जब पावर सम आती है तब, सिर्फ पावर सम आती है तब, क्योंकि जब माइनस x2 का घात 4 करेंगे तब भी प्लस की x की घात 4 आएगा, और जब प्लस x2 की घात 4 करेंगे तब भी x2 की घात 4 ही आएगा। तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम मिलने वाला है, इसलिए हम एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। चलो, और जब आप देखिए x1 बराबर x2 तो आ नहीं रहा है, x1 बराबर x2 है, तो फिर x1 बराबर माइनस x2 भी तो आ रहा है। तो अगर हम इसका मैप बनाए बच्चों, मैपिंग करें इसकी, तो अगर मान लीजिए कि ये जो fx1 है ये मान लीजिए a है और ये fx2 b है, तो यहाँ पर ये जो x1 है, x1 की वैल्यू क्या आ रही है x2, तो x1 x2 के साथ मैपिंग करेगा, और फिर x1 की वैल्यू माइनस x2 भी ही है यहाँ पे x2, और x1 की ही वैल्यू माइनस x2 है, तो x2 जो है इसके साथ भी मैपिंग करेगा। और जबकि 1 1 के लिए तो ये शर्त होती ही नहीं थी, 1 1 के लिए तो ये शर्त होती थी कि भाई जो है सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए सेट ए का सेट बी के से। लेकिन यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का दो एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा है, इट मीन्स दैट ये एक है कि नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः fx एक है कि नहीं है, तो आपको दोनों तरीके से करा दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करेगा हमारा आच्छादी चेक करने का, आच्छादी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आच्छादी के लिए क्या करते हैं, ये जो fx है इसके बराबर इसकी जगह पे y मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर x की घात 4, तो 4 को बच्चों अगर हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा करनी 4 y बराबर x, यानी x बराबर y करनी 4, ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब अगर हम x को मान लें सेट a और y करनी 4 को मान लें सेट b, और फंक्शन R टू R है, इट मीन्स दैट कि अगर हम इधर कोई रियल नंबर रखेंगे तो उसको सॉल्व करके जो x का मान आएगा वो भी एक रियल ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ रियल रखेंगे तो हमें इधर भी रियल मिलना चाहिए, यानी रियल नंबर मिलना चाहिए, एक वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन R टू R है, रियल से रियल, रियल रखेंगे तो रियल ही मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिला तो फिर जो है ये आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर 1 रखूंगा, यानी y की जगह क्या रखूंगा 1, और 1 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो हमने एक रियल नंबर रखा और उसको सॉल्व करूंगा तो 1 की घात 1/4 या करनी 4 एक ही बात है, तो x का जो मान मिलेगा वो भी एक रियल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। रियल रखा रियल मिला, लेकिन क्या जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी नंबरों के लिए ये वाली बात सत्य हो रही है? अगर एक भी नंबर के लिए ये वाली बात सत्य नहीं हो रही होगी कि y की जगह पर रियल रखने पर मुझे रियल ही मिला नंबर, अगर एक भी नंबर ऐसा निकल आया कि y की जगह तो मैं रियल रखूं बट सॉल्व करके मुझे रियल ना मिले, अवास्तविक संख्या मिले, वास्तविक ना मिले, तो एक भी नंबर ऐसा पता अगर आपने कर लिया तो ये फंक्शन आच्छादी नहीं होगा, बिकॉज इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, r रखने पे r नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक भी नंबर अगर आपने ढूंढ लिया तो भाई 1 रखा तो रियल रखा, रियल मिल रहा है, 2 रखोगे तो 2 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे रियल ही आएगा, 3 रखोगे 3 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे रियल ही आएगा, 4 रखोगे 4 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे रियल ही आएगा, 5 रखोगे 5 की पावर 1/4 सॉल्व करोगे रियल ही आएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्या कितनी भी रख दो, सॉल्व करोगे तो आपको रियल ही मिलेगा। लेकिन गलती से भी आपने अगर एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे रख दिया, एक
ऋणात्मक वास्तविक संख्या यहाँ पे रख दी तो सॉल्व करके आपको रियल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं सपोज ये रख देता हूँ y की जगह पे -1 सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r। ऑफकोर्स y जो हो y बराबर हम -1 रख रहे हैं जो कि एक रियल नंबर है, तो हम रियल नंबर रख रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी -1 की पावर 1/4। और -1 की पावर 1/4 ये क्या है बच्चों, ये जो है नेगेटिव नंबर है, तो ये एक रियल नंबर नहीं होगा बच्चों यहाँ पर। या फिर एक को छोड़ो, ये एक को छोड़ो, आप ऐसे भी करें y इज इक्वल टू आपने अगर रख दिया -2 और ये बिलोंग्स टू r। ऑफकोर्स हमने y बराबर -2 रखा जो कि एक रियल नंबर है, तो इसको अगर हम जो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी -2 की पावर 1/4 या करनी 4, और ये जबकि डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये x की वैल्यू जो यहाँ पे नहीं रखेंगे निशान, ये तो बराबर ही होगा, बट यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू r आएगा। ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 की पावर 1/4 और ये डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये रियल नंबर नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे इमेजिनरी और रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ना कि एक रियल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर या करनी के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, अवास्तविक संख्या होता है। और जबकि हमारी शर्त यह है कि r रखने पे r मिलना चाहिए। अगर एक भी नंबर ऐसा पता चल गया r रखने पे r नहीं मिल रहा, इट मीन्स वो आच्छादी नहीं है। तो एक क्या, आप जितनी भी नेगेटिव रियल नंबर है अगर आप वो रखेंगे यहाँ पर तो आपको वास्तविक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप यहाँ ये लिखेंगे, आप यहाँ पे मैपिंग बनाएंगे। तो मैपिंग क्या था होता है बच्चों कि ये a और ये b, यानी एक तरीके से x वाला और ये y वाला। तो आपने क्या रखा, आपने रखा 1 तो इधर मिला 1, ठीक है, ये इसके साथ मैपिंग करेगा, ठीक है। आपने रखा 2 तो इधर मिला 2 की पावर 1/4 मैपिंग करेगा। लेकिन जैसे ही आपने -2 रखा और -2 इधर रखेंगे तो इधर मिलेगा क्या, इधर मिलेगा -2 की पावर 1/4, और जबकि इधर वही नंबर आ सकता है जो रियल होगा, जबकि -2 की पावर 1/4 एक रियल नंबर नहीं है, तो इधर तो ये तो खाली रह जाएगा ना। जितने भी नेगेटिव रियल नंबर इधर रखेंगे तो उनके लिए इधर तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, उनके लिए तो इधर कोई प्री इमेज होगी नहीं। और जब इधर इनके लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज नहीं होगी तो शर्त ये है आच्छादी होने के लिए सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर हम यहाँ लगाने वाले हैं रियल, वो सब खाली छूट जाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई प्री इमेज इस सेट ए में होगी ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, एक के लिए लिख दो कोई एक, तो वो सभी के लिए मान्य होगा। y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r, तो x बराबर मिल रहा है हमें -2 की पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r के लिए सेट a में कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः fx आच्छादी नहीं है। आपको बच्चों ऐसे लिखना है, ठीक है। यानी ऐसे ही अगर आप -3 रखेंगे तो -3 की भी नहीं, जितनी भी नेगेटिव नंबर रखेंगे उनके लिए कोई भी प्री इमेज सेट ए में होगी ही नहीं। तो यह बच्चों क्या होगा, फिर यह एक जो है आच्छादी फलन नहीं होगा। तो बच्चों आपने देखा ना तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, fx ना तो एकाकी और ना आच्छादी है, ठीक है, ना एकाकी है और ना ही आच्छादी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऑप्शन आ रहा है बच्चों आपका फोर्थ ना एकाकी और ना आच्छादी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में टाइम लगा, तो अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार एक नंबर का सवाल है ऑप्शन वाला, इतनी देर में सर ने कराया है। तो भाई मैंने एक आपको कराया नहीं है इतनी देर में, मैंने आपको समझाया है इतनी देर में।
समझाने और करने में फ़र्क होता है। जब आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे आप किसी को समझाएंगे नहीं, वहाँ सिर्फ लिखेंगे। और यहाँ मैं लिखने के साथ आपको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपके दिमाग में अंदर कैसे भी ये चीज़ घुसनी चाहिए, चाहे उसके अंदर 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। क्योंकि पेपर में आगे अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आप करके आओगे, और दिमाग में नहीं आया और चाहे मैंने 1 मिनट में बता दिया या 10 सेकंड में बता के मैं आगे बढ़ गया तो वो मेरा समझाना वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ समझाने में जितना टाइम दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझिए। आप करने में वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे अगर आप अच्छे से समझ के जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको किसी को समझाना नहीं है, बट मुझे यहाँ आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तो बहुत देर में कराया 1 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे तो पेपर में तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो भाई मेरी तरीके से आप वहाँ किसको समझाने बैठे हो या वहाँ आप किसको पढ़ाने बैठे हो? वहाँ तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायरेक्ट, जल्दी जल्दी, वो भी। ठीक है, यहाँ मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत संतुष्टि के साथ, हर डाउट के साथ क्लियर करके समझा सकूँ आपको। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन पहला का पहला समाप्त बच्चों। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये बच्चों है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले का खा। इसमें क्या है बच्चों, tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3, इसका मान क्या होगा बच्चों? इसकी वैल्यू पूछी है। तो बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? तो मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला कराया था। क्या फॉर्मूला कराया था कि साइन में, कोसेक में और टेन में, साइन में, कोसेक में और टेन में अगर इस तरीके से माइनस आ जाता है तो हम इसको माइनस के साइन इनवर्स थीटा लिख देते थे। ठीक है, लेकिन साइन में थी ये वाली बात, कोसेक में थी और टेन में थी। लेकिन कॉस, सेक और कॉट में क्या बात थी? ये बात थी कि कैसे कॉट इनवर्स माइनस में यहाँ पे थीटा आ जाए तो इसको माइनस के, इसको लिख देते हैं हम पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला शायद आपने याद किए हों चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जब मैंने आपको एक फॉर्मूले का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया था तो उसमें सारे फॉर्मूले के ऊपर मैंने डिस्कस बहुत अच्छे से विस्तार से किया था। तो आई होप आपने देखा होगा और आपने समझ लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये tan इनवर्स यहाँ √3 है बच्चों। तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है प्यारे? तो tan इनवर्स, और tan में ये √3 होती है बच्चों tan 60 डिग्री की। और माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, बिकॉज यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, 60 डिग्री बचा, माइनस पाई के अंदर गुणा करेंगे, माइनस पाई और माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। ये किस में होती है बच्चों? ये बच्चों वैल्यू होती है कॉट इनवर्स √3 है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉट में यहाँ पर ये जो √3 होती है, जो कि 1/√3 होती है tan 30 की, तो ये हो जाएगी cot 60 की। किसकी? cot 60 की तो नहीं होगी, cot 30 की होगी। cot इनवर्स cot 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू होती है। इससे ये बच्चों कट जाएगा, तो 60 माइनस पाई प्लस यहाँ पर इनवर्स अंदर नहीं आएगा, है ना? हाँ, इससे ये हट जाएगा बच्चों, इससे ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली 30 डिग्री। तो 60 और 30 हो गया बच्चों 90 डिग्री माइनस पाई, और 90 को लिखते हैं हम π/2 माइनस पाई, और पाई में से π/2 जाएगा तो माइनस के π/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जब भी कभी माइनस आ रहा है, किसके एंगल में, किसके साथ? कॉस के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ। तो आप कॉट इनवर्स जैसे -√3 है तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे, उसको पाई में से घटा के लिखेंगे। और अगर साइन, कोसेक और tan के साथ आ रहा है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे, माइनस को बस बाहर ले लेंगे। इज दैट क्लियर? तो दूसरा भी आपका समाप्त, -π/2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, -π/2 आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पहले का गा सवाल, पहले का ग, इसमें बच्चों कहा है किसी बिंदु पर y = x + 1, गा, पहले का गा।
किसी बिंदु पर y बराबर x प्लस वन, वाई बराबर x प्लस वन, समीकरण नंबर 1, वह वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, की स्पर्श रेखा है, इसे बनाओ समीकरण नंबर 2। किस बिंदु पर, किस बिंदु पर, भाई हमसे ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये इस वक्र की किस बिंदु पर स्पर्श रेखा है। इट मींस दैट कि ये लाइन इस वक्र को किस बिंदु पर स्पर्श करके जा रही है, वो स्पर्श बिंदु बताइए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हैं। वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है रेखा ये किस बिंदु पर, किस बिंदु पर ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर, ये इसका मतलब कि ये लाइन इस वक्र को किस बिंदु पर स्पर्श करके जा रही है, वो स्पर्श बिंदु क्या है, उस स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालिए, निर्देशांक निकालिए, एक्स वाई के मान निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जब कोई लाइन किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके जाती है तो उस लाइन की प्रवणता, ठीक है, और उस वक्र की प्रवणता दोनों ही आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताया होगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का 6.3 शायद एक्सरसाइज है, वहां से ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये रेखा इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके जा रही है, वो टच पॉइंट हमें निकालना है। तो वो टच पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले इस लाइन की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इस वक्र की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और दोनों की प्रवणता हम बराबर रख देंगे और वहां से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम प्रवणता कैसे निकालते हैं किसी लाइन या किसी कर्व की, कि उसका जो है डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, तो वहां से जो डी वाई ओवर डी एक्स मिलता है वही क्या होती है बच्चों, उसकी प्रवणता होती है। तो हम समीकरण 1 का करेंगे बच्चों पहले। तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 और 1 का 0। तो फाइनली जो डी वाई ओवर डी एक्स आ गई, ये हो गई 1, और इसको हम मान लेते हैं m1, माना m1 है ये। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन है तो उसकी हमने प्रवणता m1 ले ली। अब वक्र दूसरा है तो उसकी प्रवणता को हम m2 लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करेंगे बच्चों, अवकलन करने पर, तो y स्क्वायर का होगा 2y और अगेन y का होगा dy ओवर dx बराबर 4 इंटू एक्स का अवकलन क्या हो गया बच्चों 1। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी बच्चों 4/2y, दिस इज m2 माना। ये वक्र की प्रवणता हमने मान ली। अब क्योंकि रेखा वक्र को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो दोनों की प्रवणता क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x को स्पर्श करता है, स्पर्श करती है, अतः दोनों की प्रवणताएं किस बिंदु पर, उस बिंदु पर जिस पर ये टच कर रही हैं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो m1 बराबर m2। m1 की वैल्यू क्या है बच्चों, m1 की जो वैल्यू निकाली है हमने वो है 1, और m2 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 4/2y। तो 4/2y, 2 2 जा 4, y का 1 में y बराबर 2, तो y की वैल्यू तो आ गई 2। अब x की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के ऊपर उसमें लगा दो, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी लगा दो, तो पुट इन फर्स्ट। तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर, और बराबर x प्लस 1, 1 को ले आओ लेफ्ट में, तो 2 - 1 बराबर x, तो x बराबर 1। तो स्पर्श बिंदु आ गया बच्चों x, y बराबर 1, 2। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो पहले आप लाइन की प्रवणता निकालो, फिर कर्व की प्रवणता निकालो। क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं
तो इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। जब दो लाइन एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 पर काटती हैं या कोई लाइन किसी कर्व को 90 पर काटती है तो उनकी प्रवणता गुणनफल -1 होता है। जब दो लाइन समांतर होती हैं तो भी बराबर होती हैं प्रवणता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसको आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो 1,2 आ रहे हैं बच्चों पॉइंट। तो 1,2 इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो तो आपका ये पहले का गा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों जब भी आप एग्जाम दें तो थोड़ा सा साफ सफाई का कॉपी में विशेष ध्यान रखें, दूर दूर लिखें, सुंदर सुंदर लिखें, और इतना भी सुंदर मत लिखना कि भाई लिखने में ही टाइम गुजार दो। ठीक है, मतलब सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ओके भाई, चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गा खत्म, घा पे आते हैं। ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बच्चों ये क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से, जो अभी हाल ही में हमने आपका चैप्टर समाप्त किया है कुछ ही टाइम पहले। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। चलो तो देखिए, हमने वहाँ पे एक आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी बच्चों, घा, पहले का घा। यदि ए व बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भाई मैंने और का मतलब आपको क्या बताया था जब ये क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, तो और का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन, या का मतलब मैंने आपको बताया था यूनियन। तो यहाँ पर और आ रहा है, और का मतलब बच्चों होता है इंटरसेक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें दे रखा है ये पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए, इसकी जगह इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, और पी ए से पी ए बच्चों ये कट गया, तो इस पी ए इंटरसेक्शन बी को ले जाइए आप राइट में, तो पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ इनटू में तो 1 होगा, तो इसको अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी। और ये बच्चों जो है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, ये किसका फॉर्मूला है? अगर आपने फॉर्मूले याद किए हों तो सिर्फ ये वाला। तो ये बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल होता है। ठीक है, जब ए घटना घट चुकी हो उसका, तो यानी कि इसकी जगह पर ये तो 1 है, ये बच्चों होता था पी ए अपॉन बी का, पी ए अपॉन बी। ठीक है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये बच्चों कॉन्सेप्ट होता था। तो आई होप कि ये वाला, अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि आपका जो है ऑप्शन आपका क्या आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलते हैं, और जो भी आपका ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 ऑप्शन में से ये बच्चों मैच आपका जो है होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ऑप्शन आ रहा है आपका सेकंड, यस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, पी ए अपॉन बी बराबर 1, तो ये बराबर 1 आ तो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। चलो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, देखो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक्चुअली ये होता था पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला था। तो हमने इसकी जगह पर इसको यूज कर लिया यहाँ पर, और बराबर में 1, और यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो और मीन्स इंटरसेक्शन, या मीन्स यूनियन, सम्मिलित समुच्चय। ठीक है, चलो तो पहले का घा भी कंप्लीट, यानी पहले के 4 पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब आता है पहले का अड़ा। यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन से, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, अड़ा। ठीक है, पहले का अड़ा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में समाकलन करना है, इंटीग्रेशन cos² x dx
का सही मान कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों सही मान मतलब इसका जो भी इंटीग्रेशन होके आएगा वही इसका सही मान होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें यार, cos x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा है, बट cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करें यार, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कोई फॉर्मूला हमने बताया नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो बच्चों जब नहीं बताया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 10th क्लास के फॉर्मूले तो बहुत अच्छे से कराए हैं, और पूरी जो भी मैंने दोनों किताबें ख़त्म कराई हैं, मैं चिल्लाता रहा हूँ आपसे चैप्टर नंबर 2 से लेके फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के, लास्ट तक चिल्लाता रहा हूँ। अगर आपने फिर भी नहीं किए हैं तो इससे बड़ी गलती और आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसको आप सुधार सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जितने भी फॉर्मूले थे सभी को याद कर लें, ठीक है। तो ये 10th क्लास का यहाँ बेसिक फॉर्मूला बच्चों यूज़ होने वाला है। क्या करेंगे आप, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, इसकी वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आप इसको शो भी कर सकते हो और शो ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखेंगे आप हम जानते हैं, इसको आप 1 डाल देना, ठीक है। हम जानते हैं cos 2x बराबर, cos की फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस माइनस 1 को ले आओ इधर, तो cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x, 2 को डिवाइड में लाओ तो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर x। अब हम इस cos स्क्वायर x की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं और हमारा इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर पुट इन फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह लगाएंगे cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx, इसका डिवाइड इसमें अलग इसमें अलग, तो इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 dx, इसका इंटीग्रेशन भी अलग कर दो और प्लस 2 का 1 पर में करेंगे तो 1 अपॉन 2 dx। तो बच्चों ये 1 अपॉन 2 तो आ जाएगा बाहर, और cos 2x का समाकलन, तो cos 2x का समाकलन होता है बच्चों sin 2x, और समाकलन में जो भी x का गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं बच्चों, तो बटे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए तो 1 अपॉन 2 इज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ इन 2 में बचेगा 1 और 1 का समाकलन x एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो ये 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस x अपॉन 2 प्लस c भी इसको लिख सकते हैं। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एल्शियम वगैरह तो नहीं ले लिया या यूं ही छोड़ दिया है। तो बच्चों x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज 1 इज करेक्ट। तो अड़ा का बच्चों ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों उसको देख लेते हैं। इसके बाद आपका ये अड़ा यानी पहले पार्ट के आपके चारों सवाल समाप्त हो गए, ऑप्शन वाले सवाल समाप्त, ठीक है। अब आएंगे एक एक नंबर के सॉल्व करने वाले, इसमें तो हमें सिर्फ टिक करना था, ठीक है। तो आप लोग उस पर टिक लिख के टिक कर देते हैं। अब आएगा बच्चों दूसरा पार्ट, खंड दूसरा है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, इसका मतलब का पार्ट है फर्स्ट, ठीक है। सभी खंडों को हल करने, ये भी सब एक एक नंबर के हैं। क्या दे रखा है बच्चों, कोट इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो बस इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। एक तो तरीका ये है कि आप इस tan इनवर्स को या कॉट इनवर्स को, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। किसमें, tan इनवर्स को चेंज करना चाहते हो तो कॉट में चेंज कर लो, कॉट इनवर्स को चेंज करना चाहते हो तो tan में चेंज कर लो, ठीक है। तो अगर आप इसको मान लो tan में चेंज करना चाहते हो तो tan चेंज कर लेंगे, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, फिर ये भी tan इनवर्स और ये भी tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, फिर उस tan इनवर्स को कॉट में चेंज कर लेंगे और कॉट से कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। या एक तरीका बहुत शॉर्ट है, अगली लाइन में आंसर कैसे, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। क्या पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2, मतलब कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी आप गौर दीजिए कि एंगल सेम नहीं है, कुछ भी हो बट सेम हो, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा, π/2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे
तो कॉट और इसकी जगह क्या लगा देंगे, पूरे की जगह π/2, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है, हमने आपको फॉर्मूला कराया था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 या थीटा लगा दो। कुल मिला के ये चीज़ दोनों जगह सेम होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, तो सेम ही तो है, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं π/2, और कॉट π/2 की बच्चों वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, क्योंकि tan 90 की होती है बच्चों इन्फिनाइट, तो कॉट π/2 की कॉट 90 हो जाएगी 0, तो इसका मान होता है बच्चों 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के लिए ये सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलो इसके बाद आता है बच्चों सेकंड का खा, सेकंड का खा, दूसरे का खा। इसमें क्या दिया है, जांच कीजिए, जांच करो, जांच करो fx बराबर x² / 2 x बराबर 0 पर सतत है। क्या है, सतत है। हमें ये जांच करनी है कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया है आपको fx इज इक्वल टू ये कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए कंडीशन क्या बताई थी, ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों मैंने आपको रूल्स लिखाए थे कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए, सातत्य यानी सतत प्रूफ करने के लिए उस फंक्शन की उस x इजिकल टू या a इजिकल टू पॉइंट पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और अगर तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल आता है, बराबर नहीं आता है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, इस पर हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता था कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 पे निकाल रहे हैं 0 माइनस, फंक्शन क्या है बच्चों। अब देखिए आप चाहे 0 से कम लें या 0 से ज़्यादा लें, हमारे पास एक ही फंक्शन है और हमें यही फंक्शन लेना है दोनों पर। x टेंस टू 0 माइनस पर भी हमें यही फंक्शन लेना है और x टेंस टू प्लस पर भी हमें यही फंक्शन लेना है और x टेंस टू 0 पर भी हमें यही फंक्शन लेना है, क्योंकि फंक्शन एक ही है, या कोई कंडीशन नहीं दी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा आपका x² / 2। अब यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा और x की जगह हम रखने वाले हैं यहाँ पे 0 माइनस h और ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन 2। 0 माइनस h क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, 0 माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 0 जो भी जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं उससे छोटी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यूज, तो इसलिए 0 माइनस h रखा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये 0 माइनस h का स्क्वायर, तो माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस h स्क्वायर बटे 2। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बटे 2, इट मीन्स दैट कि 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो RHL, तो RHL का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ 0 माइनस आता है, इसमें 0 प्लस आता है, मतलब जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उससे थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो 0 से बड़ी यानी 0 प्लस, इट मीन्स दैट कि 0 से बड़ी, और यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन यही लेना है दोनों बार, चाहे 0 प्लस हो या माइनस हो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा x² / 2। उसके बाद यहाँ लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पर x की जगह लगाएंगे हम 0 प्लस h, बिकॉज यहाँ पर प्लस आ रहा है इसलिए हम 0 प्लस h लगा रहे हैं, यहाँ माइनस आ रहा था इसलिए हम 0 माइनस h लगा रहे थे। इज दैट क्लियर। ऊपर से स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस 0 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 0 h का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह 0 लगाने वाले हैं, यानी 0 का स्क्वायर अपॉन 2, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं प्यारे। तो फलन का मान यानी fx बराबर दे रखा है हमें x² / 2, तो x बराबर 0 पर, तो f 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी क्या आ गया 0, यानी इस फंक्शन में x से क्या लगा दिया हमने 0,
तो हमारी फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो आपने देखा x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सब 0। अतः एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है कंटिन्यूस है, सतत है और यही हमें दिखाना था। ठीक है, और ये हमने करके दिखा दिया। तो बस इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सहित करना है सवाल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो तो ये दूसरे का और खा दोनों ही बच्चों समाप्त हो गए। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट दूसरे का भी खत्म, खा भी खत्म। अब आते हैं बच्चों गा पे। गा में कहा है कि हमें ये बच्चों वेक्टर से क्वेश्चन आया है, सदिश बीजगणित। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या कहा है सदिश बीजगणित में, देखिए इसमें बच्चों हमें कहा है कि वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान हमें निकालना है बच्चों। ये डॉट है ना, यस डॉट है क्या, मुझे डॉट लग रहा है और पता नहीं है भी या नहीं, क्लियर तो नहीं लग रहा है इसमें मुझे। चलो कोई नहीं, देखते हैं, डॉट ही होगा आई होप ये। चलो तो यहाँ पर गा क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें प्रिंट की वजह से साफ नहीं लग रहा है मुझे। दूसरे का गा है ये क्वेश्चन में बच्चों में जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है क्या 5i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ डॉट है शायद, यही डॉट लग रहा है मुझे, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका मान निकालिए। तो या तो ऐसा होगा ये सवाल कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालो और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालो, या फिर ये भी हो सकता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूरे का मान निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से दोनों सवाल करा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसका डॉट निकालने से पहले वेक्टर ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ यही निकलवाया हुआ तो वहीं सवाल खत्म, और अगर डॉट भी निकलवाया तो हम डॉट भी निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम पहले ये निकालते हैं बच्चों। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को ऐड कर दो भाई। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और प्लस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ से i 5i और 1i 6i कैप, 3j में से 1j गया तो 2j कैप, माइनस के 5k माइनस के 3k माइनस के 8k कैप। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाल लो। तो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर बीच में माइनस b की वैल्यू कितनी है वेक्टर b की 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 5i कैप माइनस माइनस प्लस के j कैप और माइनस माइनस प्लस के 3k कैप। यहाँ से बच्चों आप ले लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे i और माइनस के 5i, तो कितना बचा माइनस के 4i, घटा दिया 3j और 1j 4j कैप, और माइनस 5k में से 3k गया तो माइनस के 2k कैप। ठीक है,
तो ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर सिर्फ इन दोनों के मान निकलवाएं तो सवाल यहीं समाप्त, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकलवाया तो डॉट प्रोडक्ट भी हम कर देते हैं, और हम ये निकलवाया तो ये निकाल देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये रही। तो 6i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू है, ये निकाली है अभी हमने यहाँ पर ये। तो माइनस के 4i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 2k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं बच्चों, i वाले का i के साथ, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस 4 सिंह 24 और i डॉट i क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 का करेंगे प्लस 4 में मल्टीप्लाई तो प्लस 4 दूनी 8 और j डॉट j क्या हो जाएगा 1, माइनस 8k का माइनस 2k में तो माइनस और माइनस प्लस 8 दूनी 16, k डॉट k क्या हो गया 1। तो यहाँ पर आ गया माइनस 24 बन जा 24, 24 से कम 24 और 16 और 8 ये भी 24 और 24 से माइनस 24 कट गया, ये आपका आंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकलवाया तो डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे निकालेंगे, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, के का के साथ और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। जब आपने को सदिश बीजगणित चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये दूसरे का गा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट दूसरे का घा। दूसरे का घा, दूसरे के घा में देखिए क्या दे रखा है, यदि x प्लस वाई बराबर, ये हमें दिया है बच्चों x प्लस वाई बराबर 5209 5209, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद x माइनस वाई बराबर, ये हमें दे रखा है 360 माइनस 1, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमसे बच्चों x व y के मान पूछे हैं, तो देखिए कैसे निकालने वाले हम यहाँ पे x और y के मान। तो ये इसको हमने समीकरण 1 बना लिया, इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। एक तरीके से बच्चों ये दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो, जोड़ने पे क्या होगा, y से y कट जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो y से y कट गया, प्लस माइनस का x और x 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5209 और यहाँ पे प्लस 360 माइनस 1। अब ये दोनों जो आव्यूह हैं समान क्रम के हैं और वर्गाव्यूह हैं। समान क्रम के वर्गाव्यूहों को आपस में जोड़ा जा सकता है, कैसे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ में। तो 2x बराबर 5 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 2 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 0 को 0 के साथ 0 और 9 को -1 के साथ तो +8, और ये आव्यूह। अभी बच्चों हमें x का मान चाहिए, तो ये 2 है, अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूं, इसका भाग दे दूं तो x का मान आ जाएगा। तो 2 से भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0 में भाग देंगे 0, 2 चौक 8, तो ये x आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है y का मान। तो इस x के मान को आप किसी भी इक्वेशन में लगा दो, यहाँ से y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ पर तो x की जगह x का मान लगाने वाले हैं कितना, 4404 प्लस y का y बराबर 5209, इसको भेजेंगे बच्चों कहाँ, राइट में। तो y बराबर 5209 माइनस इसकी वैल्यू 4404। यहाँ से बच्चों y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ घटाएंगे, घटते कब हैं, जब दो आव्यूह, जब दोनों वर्गाव्यूह हों, समान क्रम के आव्यूह हों।
तो संगत में से संगत को घटाते हैं, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 से घटाएंगे 4 को तो -2 आएगा, 0 से घटाएंगे 0 को तो 0 आएगा, 9 से घटाएंगे 4 को तो 5 आएगा। इस तरीके से बच्चों ये y का मान आ गया। तो दोनों ही मान आपके आ गए x के और y के, जो कि बच्चों हमसे पूछे थे कि x y का मान बताओ इनको सॉल्व करके। तो हमने दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से सॉल्व किया, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते थे, ठीक है। और हमने इसको काट दिया, हमने x का मान निकाल लिया, फिर x का मान वापस रख दिया तो y का मान मिल गया। यानी दोनों का विधियों का यूज हुआ एक तरीके से इसमें, ठीक है। तो आप कोई से भी कॉन्सेप्ट से करिए, कुल मिला के आपको मान निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का घा भी समाप्त। आई होप कि ये जो मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन आज कराए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो बस अगर आपको सभी चैप्टर्स के रूल और फॉर्मूले याद हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है, और पेपर ऐसा ही आएगा बच्चों, सिंपल, ज़्यादा हार्ड भी सवाल नहीं आते, नॉर्मल टाइप के, और एक आध क्वेश्चन हार्ड भी आ जाता है। तो फिर सबको देख लेंगे अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो, ठीक है बच्चों। चलो।